हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पार्ट पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखने के बाद हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म में लास्ट 2 लेक्चर से हम काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा था कि किसी भी एग्जैक्ट जैसी दिखने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट किया जाए जबकि वो वास्तव में कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 जैसी हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है यदि m और n जो कि x और y के कोई दो फंक्शंस हैं, इनके लिए कंडीशन यहां पे वेरीफाई हो जाए कि m का y के लिए और n का x के लिए पार्शियल डेरिवेटिव जो है यदि आपस में इक्वल हो। तो इस प्रकार से m और n जब x और y को कोई दो फंक्शंस हो और इक्वेशन अपने को m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी गई हो तो ऐसी दिखने वाली हर एक इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो इन तरह की इक्वेशंस को फिर हम कैसे सॉल्व करें, तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने 2 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे। मैंने समझाया था कि यहां हमारे पास बेसिकली 4 से 5 रूल्स होते हैं इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट रूल जो हमने देखा था इंस्पेक्शन मेथड वाला, आई टेप पर आप क्लिक करें, आप उस लेक्चर को एक बार देख सकते हैं। रूल नंबर 2 में हमने देखा कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 में m और n कैसे हो, होमोजीनियस फंक्शंस टाइप के हो, तो फिर वहां हमने देखा था कि हम कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। बेसिकली हमारा काम क्या होगा यहां पे कि एग्जैक्ट जैसे दिखने वाली किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें जबकि वो एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है, एक हम सूटेबल फैक्टर जो है उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं इस तरह की इक्वेशन में, ताकि फिर जो नया आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 जैसा फॉर्म मिले, उस सूटेबल फैक्टर जिसको हम इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं, उससे जब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया फॉर्म आपको इक्वेशन का मिलेगा और उस फॉर्म के लिए फिर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। मतलब हम एग्जैक्ट जैसे दिखने वाली किसी एक इक्वेशन को जो वास्तव में एग्जैक्ट नहीं है उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं एक सूटेबल फैक्टर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रकार से फाइंड आउट किए जाते हैं। ये कैसे निकालेंगे आज हम बात करेंगे रूल नंबर 3 पे। 2 केसेस सीखने के बाद आज थर्ड रूल हम सीखेंगे आईएफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। बट इससे पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे मेरे को डिस्कस करना था कि हायर मैथमेटिक्स में हमने अभी तक कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। उन तमाम वीडियोस को आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। वीडियोस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अब देखिए यहां पर सिचुएशन कैसी होगी, मान लिया जाए कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एग्जैक्ट नहीं है। मतलब इस सिचुएशन में m और n के लिए मान लो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है, तो हम क्या करें, m और n चूंकि हम जानते हैं कि x और y के कोई दो फंक्शंस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यदि आपका जो m और n का फॉर्मेशन है वो कैसा हो जाए, ऐसा हो कि f1 xy इंटू वाई डी एक्स प्लस f2 xy इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए मान लिया जाए कि m और n तो हम जानते हैं x और y के कोई फंक्शन है। अब m और n की प्लेस पे आपको x और y के फंक्शंस कैसे मिले, f1 xy इंटू वाई डी एक्स प्लस f2 xy इंटू एक्स डी वाई, या कभी कभी आपको ये y की पोजीशन आगे भी देखने को मिल सकती है, जैसा कन्वीनियंट लगे हम वैसा लिखेंगे कि y इंटू f1 ऑफ xy dx प्लस x इंटू f2 ऑफ xy dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए m की प्लेस पे आपको क्या मिल जाए, y इंटू सम फंक्शन ऑफ xy, और n की प्लेस पे क्या मिल जाए, x इंटू सम फंक्शन ऑफ xy। मतलब जो m और n x और y के फंक्शंस थे उसको हम ऐसा लिखें कि x इंटू सम फंक्शन ऑफ xy, y इंटू सम फंक्शन ऑफ xy। ध्यान ये रखना है कि f1 xy के साथ, या हम ये कहें कि dx के साथ y बाहर निकलना चाहिए और dy के साथ x निकलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा IF वो हो जाएगा 1 अपॉन mx माइनस एन वाई। देखिए इसके पहले हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था 1 अपॉन mx प्लस एन वाई रूल नंबर 2 में, पर 1 अपॉन mx प्लस एन वाई आपका IF कब होता था,
जब ये m और n कोई दो होमोजीनियस फंक्शन हो। यदि m और n होमोजीनियस होता तो ऐसे सिचुएशन में IF होता 1/mx प्लस ny, बट होमोजीनियस नहीं है और कैसा है, y इंटू सम फंक्शन ऑफ xy dx प्लस x इंटू सम फंक्शन ऑफ xy dy इज इक्वल टू 0। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, mx माइनस ny 1/mx माइनस ny, ये आपका IF होगा और यहां से जो भी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के बाद निकल के आएगी। अब देखिए m क्या होता है, dx का जो कॉफिशिएंट है। आप जानते हैं कि dx के कॉफिशिएंट को आप m कहेंगे, dy के कॉफिशिएंट को आप n कहेंगे। तो ये dx का जो कॉफिशिएंट है ना f1xy इंटू y, ये क्या बन जाएगा m, और dy का जो कॉफिशिएंट है दैट इज x इंटू f2xy, ये क्या बनेगा n। तो इस m में आप x का मल्टीप्लाई करें, n में आप y का मल्टीप्लाई करें, दोनों का सब्सट्रैक्शन लें और इसका 1 करें। तो जो IF निकल के आएगा उस IF को आप ओरिजिनल इक्वेशन 1 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। हर बार आपको क्या करना है, IF निकालने के तरीके हम अलग अलग रूल्स के माध्यम से सीख रहे हैं, बाकी प्रोसीजर तो सेम है। IF निकला कि उस IF को आप दी गई इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो एग्जैक्ट जैसी इक्वेशन दिख रही है बट वास्तव में नहीं थी, इस IF से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। और फिर हम उसको हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से इजीली सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। इस वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए लेते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल फर्स्ट में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन को समझे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, एग्जैक्ट जैसा लग रहा है क्योंकि इक्वेशन कैसा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एग्जैक्टनेस चेक करना भी हमको आता है। यहां पे m की वैल्यू यदि हम देखें तो m का मतलब क्या हुआ, y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और n का मतलब हुआ x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां पे देखिए आप यदि इसको थोड़ा सा समझे तो m का वैल्यू निकल के आ रहा है y इंटू, तो y के साथ आप मल्टीप्लाई करें इसको तो आपको क्या मिलेगा, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो dx का कॉफिशिएंट है वो हुआ आपका m। अब यहां से यदि हम n का बात करें तो देखिए n क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। जो dy का कॉफिशिएंट था, x का मल्टीप्लीकेशन किया, आया अपने पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने m और n निकाला। अब m को आप y के लिए डिफरेंशिएट करें पार्शियल डिफरेंशिएशन और n का आप x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएशन करें तो ऑब्वियसली दोनों टर्म्स आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो हम ये कह देंगे कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज नॉट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या करें, एक ऐसा सुटेबल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर निकालें जिसको हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये जो नया इक्वेशन बने वो फिर एग्जैक्ट हो जाए। मतलब नए इक्वेशन में जो भी आपका dx का कोफिशिएंट m हो, dy का कोफिशिएंट n हो, उसके लिए ये जो कंडीशन है कि डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x, ये वेरीफाई हो जाए। बट इस सिचुएशन में देखिए आप y के रेस्पेक्ट में m को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2xy, और यहां पे यदि आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये तो आपको वैल्यू मिला डेल m बाय डेल y का। अब n के लिए जब आप करेंगे, n का x के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो x के रेस्पेक्ट में करें तो 2xy और यहां आएगा आपका 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 2xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां आया आपका 2xy माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोनों क्वांटिटीज जो है हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि गिवन इक्वेशन 1 इज नॉट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं कि वो सूटेबल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर IF जो है वो क्या हो। तो वो सूटेबल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करें, वर्किंग रूल की तरफ चलें। और वर्किंग प्रिंसिपल हमसे कहता है कि जब m कैसा हो, y इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और n कैसा हो, x इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ चलें तो हमने अभी देखा था कि y इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस x इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। जब इस प्रकार की सिचुएशन आपको मिले तो IF आपका जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 अपॉन
एम एक्स माइनस एन वाई। अभी हमने वर्किंग रूल देखा और यहाँ फंक्शन जो है ना आप कंपेयर करें तो dx का कोफिशिएंट क्या है y इंटू समथिंग, यहाँ देखिए y इंटू समथिंग, और dy का कोफिशिएंट क्या होता है x इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो x इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एग्जैक्ट जैसा है, एग्जैक्ट नहीं है तो हम IF निकाल सकते हैं वर्किंग रूल के माध्यम से। तो IF निकालें, सबसे पहले आप mx माइनस एन का वैल्यू निकालें। तो देखिए m आपके पास अवेलेबल है, इसमें आपको क्या करना है, m में आपको x का मल्टीप्लीकेशन करना है और n में आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा y का। तो हम सबसे पहले mx माइनस एन निकालें, तो यहां लिखिए सिंस mx माइनस एन इज इक्वल टू m में x का मल्टीप्लाई करें, तो देखिए यहां पे आप जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस n के साथ आप मल्टीप्लाई करें y का, तो n का वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस यहां से निकल के आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा और एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू हुआ कैंसिल, 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये मिलके आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो ये वैल्यू किसका था, mx माइनस एन वाई का। बट IF क्या होता है इस सिचुएशन में, 1 अपॉन mx माइनस एन वाई, मतलब जो mx माइनस एन वाई इसका रेसिप्रोकल वैल्यू हमको निकालना है। तो हम क्या लिखें कि देयरफॉर IF इज 1 अपॉन mx माइनस एन वाई, तो 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो इस प्रकार देखिए इंटीग्रल फैक्टर IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना यहाँ पे कितना आसान था, हमने बड़ी आसानी से निकाला। अब बस एक ही काम बचा है कि जो IF हमने निकाला है ना, इस IF को आप इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नया इक्वेशन आएगा समथिंग इंटू dx प्लस समथिंग इंटू dy के फॉर्म में, ऑफ कोर्स वो इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा और फिर हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग दिस IF बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में IF का मल्टीप्लिकेशन करें तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है आपका, दिस इंटू dx प्लस दिस इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब ये जो dx का कोफिशिएंट है वो तो है m, मतलब इसमें हम 1 अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब का मल्टीप्लाई करें। तो देखिए यहां अपने पास था, यदि हम मल्टीप्लिकेशन करें इक्वेशन फर्स्ट में IF का तो क्या मिलना चाहिए अपने को, dx का कोफिशिएंट m, मतलब x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब, ये तो हुआ m, जिसमें और साथ में आएगा dx प्लस n का वैल्यू था अपने पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये तो था आपका ओरिजिनल इक्वेशन, m dx प्लस n dy, तो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करें, IF 1 अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब का, तो इसकी हर टर्म में आप क्या कर दें, 3x क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड कर दें, 1 अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब का मल्टीप्लिकेशन, मतलब हर टर्म को इससे हम डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो यहां आएगा 1 अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब, यहां पे भी आएगा 1 अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब, और यहां पे भी 1 अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब। RHS में तो 0 है तो मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें क्या मिलता है। तो देखिए इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक टाइम x कैंसिल होगा, तो यहां अपने पास आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद ऊपर तो अपने पास बचा 1 अपॉन, क्योंकि x एक कैंसिल होगा तो ये आया 3x स्क्वायर और y स्क्वायर, और ये कैंसिल होके क्या बचेगा अपने पास y, तो 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू y प्लस यहां अपने पास आएगा 2/3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में एक एक्स बचा, वाई क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आया 2/3 इंटू एक्स, और ये आया अपने पास dx प्लस यहां यदि हम सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई भी कैंसिल होगा, तो अपने पास निकल के आएगा 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि ऊपर y है नीचे वाई क्यूब है, यहां बचेगा अपने पास वाई स्क्वायर माइनस यहां यदि हम देखें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो एक्स क्यूब कैंसिल होगा, तो ऊपर बचा अपने पास 1 और अपूर्ण में आएगा अपने पास 3, वाई स्क्वायर वाई क्यूब के साथ आएगा y
इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारे पास एक नया इक्वेशन आया जो कैसा बन रहा है, समथिंग इंटू डी एक्स प्लस समथिंग इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, जिसको हम कहें इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखें। इक्वेशन नंबर 2 एक नए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है, बट एग्जैक्ट है या नहीं ये हमें चेक करना होगा। कैसे? m का y के लिए, n का x के लिए यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां देखिए m का वैल्यू अब क्या निकल के आएगा, ये जो dx का कॉफिशिएंट है इस पूरी वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं m, और जो dy का कॉफिशिएंट है इस पूरी वैल्यू को अब हम क्या कहेंगे, n कहेंगे। तो अब आप देखिए m का y के लिए आप डेरिवेटिव निकालिए यहाँ पे, तो डेल m बाय डेल y। अब जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y के लिए जब हम करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, हम जानते हैं। तो देखिए 1/3x² y का y के लिए करें तो 1/3x² तो आपका हुआ कांस्टेंट, और 1/y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/y² प्लस 2/3x का y के लिए करेंगे तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार जब आप n का x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x के लिए करें तो 1/3y² तो हुआ आपका कांस्टेंट, 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x², और 1/3y का x के लिए करेंगे तो कांस्टेंट होने की वजह से 0। तो यहाँ पे देखिए डेल m बाय डेल y आया आपका -1/3x²y², और डेल n बाय डेल x का वैल्यू भी वही आ रहा है -1/3x²y²। मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कि सिंस डेल m बाय डेल y is equal to del n by del x, therefore equation number 2 is exact। और यदि इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है तो हम जानते हैं कि इसका जो सोल्यूशन होगा, hence its solution is क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू c। हम अच्छे से जानते हैं कि ये इसका सोल्यूशन होता है। अब देखिए जब आप m को इंटीग्रेट करेंगे और n को इंटीग्रेट करेंगे तो हम एग्जैक्ट की कंडीशन जानते हैं कि जब m को x के लिए इंटीग्रेट करें तो y क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और n के केवल उन्हीं टर्म्स को हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे जो कैसी हो, फ्री फ्रॉम x हो। ओनली दोस टर्म्स ऑफ n दैट आर फ्री फ्रॉम x, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्योरली जो y की टर्म्स है हम उन्हीं को y के लिए इंटीग्रेट करें, n की केवल उन्हीं टर्म्स को y के लिए इंटीग्रेट करना है जो फ्री फ्रॉम x हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए m है, n है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़े तो इंटीग्रल m का वैल्यू देखिए अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे 1/3x²y 1/3x² प्लस 2/3x इंटू dx। यहां जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ध्यान में रखना होगा आपको कि y आपका कैसा हो, कांस्टेंट हो, प्लस n की उन्हीं टर्म्स को अब आप इंटीग्रेट करें y के लिए जो फ्री फ्रॉम x हो, मतलब जिसमें x नाम की कोई चीज ना हो। तो फर्स्ट टर्म में x आ रहा है, इसको छोड़े, तो सेकेंड टर्म जो है फ्री फ्रॉम x है, मतलब प्योरली y की टर्म है। तो यहां पे आ जाएगा -1/3y इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो देखिए अब इसको हम बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इनके इंटीग्रेशन हमसे बनने चाहिए। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप x के लिए तो हम अच्छे से जानते हैं कि y कांस्टेंट होगा जब x के लिए इंटीग्रेट करें, तो 1/3y तो आपका क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अब 1/x² का इंटीग्रेशन करें तो ये इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1/x² dx करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करें, जो कि क्या हो जाता है x पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, जिसका मतलब होता है x पावर -1/-1, या ये कहें कि -1/x। तो ये आ जाएगा -1/x प्लस 2/3, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के लिए, log x हम जानते हैं, प्लस और माइनस मिलके यहां फिर हुआ माइनस 1/3 तो आपका है कांस्टेंट, और 1/y का इंटीग्रेशन बनेगा यहां पे log y इज इक्वल टू c। तो इस प्रकार से देखिए अपने पास क्या आंसर बन रहा है, -1/3yx प्लस 2/3 log x -1/3 log y इज इक्वल टू c, जहां c कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल स्टेप हमको मिलेगा यहाँ पे, यदि यहां से हम 3 को, यदि यहां से डिनोमिनेटर में देखिए हर जगह हमको 3 कॉमन मिल रहा है, तो इस 3 को हम कॉमन लेके राइट साइड शिफ्ट करें तो अपने को मिल जाएगा -1/xy प्लस
2 log x माइनस log y इज इक्वल टू 3c। तो देखिए इस प्रकार हमको यहां पे ये जो है दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक प्रॉपर या कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मिल गया। आप चाहें तो 3c को कोई नया कांस्टेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट इनटू सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो कोई एक नया कांस्टेंट बन जाता है। तो इस प्रकार देखिए कितनी सिंपल से स्टेप में एक एग्जैक्ट जैसे दिखने वाली इक्वेशन जो वास्तव में एग्जैक्ट नहीं थी, यहां पे जब हमने एग्जैक्टनेस चेक किया था तो उसको हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर दिया, एक सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो एक ऐसा इक्वेशन आया जो एग्जैक्ट हो गया, और फिर उसको हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग रूल के हिसाब से सॉल्व किया। हमको बड़ी आसानी से एक आंसर यहां पे देखने को मिला। बस ध्यान ये रखना है कि जितने भी रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म वाले हम रूल्स पढ़ रहे हैं, केसेस डिस्कस कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को निकालना होता है। जैसे यहां हमने देखा कि y इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस x इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 था। तो ऐसी सिचुएशन में 1 अपॉन mx माइनस ny वो फैक्टर निकल के आएगा जो दी गई इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देगा। तो आई होप कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल आपके लिए प्रैक्टिस करेंगे घर पे और उसको सॉल्व करेंगे सेम वर्किंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है वो है सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन वैसा ही है, y इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपका IF कैसे निकालेंगे आप, 1 अपॉन mx माइनस ny से m का वैल्यू dx का कॉफिशिएंट बनेगा और n का वैल्यू dy का कॉफिशिएंट बनेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे 1 अपॉन 2x स्क्वायर y स्क्वायर निकल के आएगा। फाइनल आंसर आप निकालेंगे तो xy प्लस log x माइनस 1 अपॉन xy माइनस log y इज इक्वल टू 2c। इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको तय करना होता है। देखिए क्या बन सकता है यदि आप और थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो xy और माइनस 1 अपॉन xy माइनस 1 अपॉन xy, देखिए log x माइनस log y, तो ये क्या बन जाएगा log x अपॉन y और इज इक्वल टू 2c। कहीं कहीं आपको बुक्स में ये 2c की बजाय c' भी देखने को मिल जाता है या c1 देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब 2c ही होता है, ब्रैकेट में आपको मेंशन करना होता है। तो इस प्रकार से या तो ये आंसर आप लिखें या फिर इस प्रकार से आप आंसर को लिखें, यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको केस नंबर 3 जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।